सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया गया था कि हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत जायसी के मानसरोधक खंड को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में मानसरोधक खंड का व्याख्या भाग 1, 2 और 3 का सप्रसंग व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में मानसरोधक खंड का व्याख्या संख्या 4 का सप्रसंग व्याख्या पढ़ना है। तो व्याख्या की ओर चलते हैं। मानसरोधक खंड व्याख्या संख्या 4 कुल 6 व्याख्या संकलित है। उस 6 व्याख्या में आज चौथा पढ़ना है। इसका संदर्भ वही रहेगा पूर्ववर्त, जैसा पहले कक्षाओं में बताया गया है। प्रसंग परिवर्तित होगा और प्रसंग में हम लिखेंगे कि जायसी मुक्त केसी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन अनंत सत्ता से करते हुए कहते हैं। पुनः सुने, प्रसंग है यह। प्रसंग में लिखना है कि जायसी मुक्त केसी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन परम सत्ता से करते हुए कहते हैं। कहते हैं के आगे आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और तत्पश्चात दूसरी पंक्ति में व्याख्या करेंगे। व्याख्या पढ़ा जाए। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, शशिमुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन झाँपी लिन्न चहुपासा, ओनई घटा परी जग छाहा, शशिके शरण लिन्न जनुराहा, छपि गई दिनहि भानुकै दशा, ले निस नखत चंद परगासा, भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। मानसरोधक खंड व्याख्या संख्या 4 का ये व्याख्या भाग है। व्याख्या संख्या 3 में हम लोग ये पढ़े थे कि पद्मावती की सखियां पद्मावती के साथ मानसरोवर तट पे पहुंची हैं और मानसरोवर तट पे पहुंचकर वह जब हंसों को जल क्रीड़ा करते हुए देखती हैं तो उनके मन में भी जिज्ञासा के भाव उत्पन्न होते हैं कि हम भी इसी तरह से आनंद क्रीड़ा जल क्रीड़ा करें। अब इस पद में सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई। तीर का अर्थ किनारा। पद्मिनी पद्मावती को कहा जा रहा है कि मानसरोवर के किनारे पद्मावती आई। सरवर तीर पद्मिनी आई कि मानसरोवर के किनारे पद्मावती आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। खोपा यानी जूड़ा, जो अपने बालों में जूड़ा बनाए हुई है उसी को खोपा कहते हैं। छोरी यानी कि खोलकर, केस बाल, मुकुलाई बिखरा देना, फैला देना। मुकुलाई का अर्थ हो जाएगा बिखरा देना। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। मानसरोवर के किनारे पद्मावती आई हैं और अपने जूड़ा को, जो बालों में वो जूड़ा बनाए हुए हैं, उस जूड़ा को खोल करके अपने सारे बाल, सारे केस को बिखरा दी। यानी जैसे ही वो जूड़ा खोलती है उसके सारे बाल बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। शशिमुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन झाँपी लिन्न चहुपासा। शशिमुख, शशि माने चंद्रमा होता है और मुख जोड़ देंगे यानी शशिमुख। यहाँ शशिमुख चंद्रमा के समान मुख वाली पद्मावती को कहा जा रहा है कि पद्मावती कैसी है? शशिमुख है, चंद्रमा के समान मुख वाली है। अंग मलयगिरि बासा, बासा माने होता है सुगंध, बासा अर्थात सुगंध।
शशिमुख अंग मलयगिरि वासा। पद्मावती के जो मुख हैं वह चंद्रमा के समान हैं, शशिमुख हैं, चंद्रमा के समान हैं। अंग मलयगिरि वासा, और उसके अंग से, उसके शरीर से मलयगिरि की सुगंध आ रही है। शशिमुख अंग मलयगिरि वासा, पद्मावती की बात हो रही है, इसमें पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन चल रहा है। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शशिमुख, पद्मावती का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है, उसके शरीर से मलयगिरि की सुगंध आ रही है। नागिन झाँपि लिन्न चहुपासा, चहु मने चारों ओर, चहुपासा का अर्थ ले लेंगे चारों ओर। नागिन झाँपि लिन्न चहुपासा, और ऐसा लगता है कि मानो जो मलयगिरि का जो चंदन का सुगंध उसके शरीर से निकल रहा है, उसी सुगंध को लेने के लिए नागिनों ने चारों ओर से पद्मावती को घेर रखा हो। पुनः सुना, नागिन झाँपि लिन्न चहुपासा, ऐसा लगता है कि उसके शरीर से जो सुगंध निकल रहा है उस सुगंध से आकर्षित होकर के नागिनों ने चारों ओर से पद्मावती के मुख को घेर लिया हो, चारों ओर से पद्मावती के मुख को ढक लिया हो। अब भाव यह है कि पद्मावती के जो बाल खुले हैं, मुख के चारों ओर जो बाल बिखरे पड़े हैं, वह बाल ऐसे लगते हैं कि मानो वह नागिन हो। अतिशयोक्ति वर्णन है यहाँ पे। नीचे लाइन में, ओनई घटा परी जग छाहा, शशिके शरण लिन्न जनुराहा। ओनई घटा परी जग छाहा, कि जब से वो अपने बालों को खोलती है चारों ओर एक घनघोर घटा, घनघोर बादल छा जाते हैं। शशिके शरण लिन्न जनुराहा, शशि मने चंद्रमा, और ऐसा लगता है कि चंद्रमा के शरण, शरण यानी कि शरण, चंद्रमा के शरण में स्वयं राहु आ गए हो, स्वयं राहु आ गया हो। ओनई घटा परी जग छाहा, पद्मावती जब अपने बालों को खोलती है, खोली है, तो एक घनघोर घटा, घनघोर बादल पूरे संसार में छा गए हैं, और ऐसा लगता है कि चंद्रमा के शरण में स्वयं राहु आ गया हो। अर्थात पद्मावती के जो मुख हैं वह चंद्रमा के समान हैं, और जब वह बालों को खोलती है तो ऐसा लगता है कि उसके बालों की सघनता से, उसके बालों की श्यामलता से पूरे संसार में अंधकार ही व्याप्त हो गया है। छपि गई दिनहि भानुके दशा, ले निस नखत चंद पर गासा। छपि गई, छपि गई मतलब छिपना, छिप गई। दिनहि यानी दिन में, दिन में। भानु सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है भानु। छपि गई दिनहि भानुके दशा, पद्मावती जैसे ही अपने बालों को खोली है, उसके बालों की सघनता इतने घने हैं, इतने काले बाल हैं कि छपि गई दिनहि भानुके दशा, कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो स्थिति है वह दिन में ही छिप गई। पद्मावती के केशों के श्यामलता से, केशों की सघनता से जो सूर्य का प्रकाश है वह दिन में ही छिप गया है, वह दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। ले निस नखत चंद पर गासा, नखत माने तारा, नक्षत्र जिसको कहते हैं, तारागढ़। चंद माने चंद्रमा, परगासा माने प्रकट होना या उदित होना, उदित लेंगे यहाँ से। ले निस नखत चंद परगासा, और जैसे ही सूर्य छिप जाते हैं, सूर्य की किरणें छिप जाती हैं, तो रात जानकर, निसी माने रात, निशा से निसी बना है, रात जान करके चंद्रमा अपने तारागढ़ के साथ उदित हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही पद्मावती के केस बिखरे, केस खुले, सूर्य छिप गए, और सूर्य के छिपने से रात जैसा प्रतीत होने लगा, और रात जैसा जब प्रतीत होने लगा तो चंद्रमा तारागढ़ों के साथ उदित हो गया है, प्रकाशित होने लगा है। भूल चकोर दीठ मुखलावा, अब इतना ही नहीं होता है। भूल चकोर दीठ मुखलावा, दीठ माने दृष्टि, दृष्टि अर्थात नजर, नेत्र, आँख, कुछ भी ले सकते हैं आप भाव। भूल चकोर दीठ मुखलावा,
मुख मने किसके मुख की ओर? पद्मावती की मुख, क्योंकि पद्मावती का मुख किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान बताया जा रहा है कि भूल चकोर दिठ मुख लावा। चकोर भी भूल से भ्रमवश पद्मावती की ओर, पद्मावती के मुख की ओर अपनी नज़रों को गड़ाए हुए है, नज़रों को स्थिर कर दिया है। उसको ये लगता है कि ये तो चंद्रमा उदित हो गया है, चंद्रमा का उदय हो गया है, और इसी भ्रम से चकोर जो है वो पद्मावती के मुख की ओर देख रहा है। मेघ घटा मह चंद दिखावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, और ऐसा लगता है कि बादलों से घिरे आकाश में, मेघ घटा यानी बादलों से घिरे आकाश में चंद्रमा, चांद उदय हो गया हो, चांद दिखाई दे रहा हो। अब मेघ घटा मह चंद दिखावा यानी कि जैसे पद्मावती के जो मुख है वह चंद्रमा के समान प्रकाशित है, और खुले बालों में उसका मुख ऐसा लग रहा है जैसे काले घिरे आकाश में चंद्रमा दिखाई दे। कोई काला घिरा आकाश हो, बादल लगे हों, और ऐसे में जब चंद्रमा दिखाई दे, ठीक उसी प्रकार केस, बिखरे हुए केस के मध्य में पद्मावती के मुख ऐसे लग रहे हैं। पुनः एक बार सुने ऊपर से। सरोवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। सरोवर के किनारे, सरोवर के तीर पर पद्मावती आई और अपने जूड़ा को खोल करके अपने बालों को बिखरा दी। शशिमुख अंग मलयगिरी वासा, पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान लग रहा है, और उसके अंगों से, उसके शरीर से मलयगिरी की सुंदर सुगंध आ रही है। नागिन झाँप लिन्न चहुपासा, और ऐसा लगता है कि उसी चंदन के सुगंध से आकर्षित होकर के नागिनों ने चारों ओर से, चहुपासा यानी चारों ओर से पद्मावती के मुख को ढक लिया है। ओनई घटा परी जग छाहा, पद्मावती के खुले केस से पूरे संसार में अंधकार व्याप्त हो गया है, एक काली घनघोर घटा घिराई है। शशि के शरण लिन्न जनुराहा, और चंद्रमा के शरण में स्वयं राहु आ गया है। छपी गई दिनही भानु के दशा, पद्मावती के खुले केस होने से दिन में ही सूर्य कहीं छिप गए हैं, सूर्य की किरणें मध्यम पड़ गई हैं। ले निशिनखत चंद पर गासा, और सूर्य के छिपने से, रात प्रतीत होने से चंद्रमा भी तारागणों के साथ प्रकट हो गए हैं, तारागणों के साथ उदित हो गए हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। भूल चकोर दीठ मुखलावा, चकोर पक्षी भी भ्रमवश भूल करके पद्मावती के मुख को ही चंद्रमा समझकर उसी की ओर अपनी दीठ को लगाए हुए है, उसी की ओर वो लगातार देखे जा रहा है। मेघ घटा मह चंद दिखावा, और इस प्रकार काले घने घटाओं के मध्य में, बादलों के मध्य में चांद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पद्मावती के जो मुख हैं चंद्रमा के समान, वो खुले बालों में ऐसे लगते हैं जैसे बादल से घिरे आकाश में चांद उदित हो गया हो, चांद दिखाई दे रहा हो। दसन दामिनी कोकिल भाखी, भावें धनुख गगन ले राखी। दसन दामिनी, दसन माने होता है दांत, दामिनी माने होता है बिजली। बिजली का कार्य क्या है? बिजली प्रकाश फैलाती है। कोकिल कोयल, भाखी वाणी अथवा बोलना। दसन दामिनी कोकिल भाखी, पद्मावती के जो दांत हैं, जब वो हंसती है तो उसके दांत बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। दसन दामिनी, दांत कैसे लग रहे हैं? बिजली की तरह लग रहे हैं। बिजली से तात्पर्य क्या है? बिजली प्रकाश फैलाती है, और पद्मावती जब हंसती है तो उसके दांत बिजली की तरह प्रकाशित हो रहे हैं, उसके दांतों से प्रकाश निकल रहे हैं। कोकिल भाखी, और कोयल की तरह वह मधुर बोल रही है, उसकी जो वाणी है, उसका जो बोलना है वह बिल्कुल कोयल की तरह मीठी है, मधुर है। भावें धनुख गगन ले राखी, भावें यानी भाव, धनुख धनुष, गगन आकाश, और पद्मावती की जो भावें हैं वह ऐसी लगती हैं कि मानो आकाश से कोई इंद्रधनुष को ला करके
राखी यानी रख दिया हो। पद्मावती की भवें किस प्रकार लग रही हैं? ऐसा लगता है कि कोई आकाश से इंद्रधनुष को ला करके रख दिया हो। अर्थात साहित्य में सौंदर्य की कोटि में वही भावें आती हैं जो धनुषाकार होती हैं। पद्मावती की भावें कैसी हैं? धनुषाकार हैं। कवि की कल्पना है कि ऐसा लगता है, पद्मावती की भाव ऐसी लगती है कि मानो आकाश से इंद्रधनुष ला करके रख दिया गया हो, ऐसी भावें उसकी लगती हैं। नैन खंजन दुई केल करे ही। नैन माने नेत्र, खंजन पक्षी, दुई यानी कि दो, जोड़ा यहाँ तात्पर्य ले लेंगे, केल यानी क्रीड़ा। पद्मावती के नेत्र कैसे लग रहे हैं? नैन खंजन दुई केल करे ही। पद्मावती के दोनों नेत्र ऐसे लगते हैं कि मानो खंजन पक्षी का जोड़ा केल कर रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो, आनंद विभोर हो करके इधर उधर भ्रमर कर रहा हो। इस प्रकार से पद्मावती के नयन, पद्मावती के नेत्र प्रतीत होते हैं। कूच नारंग मधुकर रस लेहि, और उसके जो पूछ हैं वह नारंगी की तरह हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भौरे, मधुकर माने भौरा, मानो भौरा उसके रस को पान करने के लिए प्रेरित हो रहा हो या पान करने के लिए विह्वल हो रहा हो। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोरहि ले, पाँव छुए मकु पावं यही मिस लहरई दे। अंत में क्या दोहा है कि सरवर रूप विमोहा, जो सरोवर है, सरवर माने सरोवर, कौन सा सरोवर? मान सरोवर, जहाँ पद्मावती स्नान करने पहुंची हैं सखियों के साथ, कि सरवर रूप विमोहा, विमोहा माने मोहित हो जाना, विमोहित हो जाना किसी पर, कि सरवर रूप विमोहा। वो सरोवर भी पद्मावती के रूप पर, पद्मावती के सौंदर्य पे क्या हो गया? विमोहा, मोहित हो गया है, आकर्षित हो गया है। हिये हिलोरहि ले, और इसीलिए वह लगातार लहरें ले रहा है। सरोवर में लहरों का आना कवि की कल्पना है कि ऐसा लगता है कि सरोवर भी जहाँ पद्मावती स्नान करने पहुंची हैं, पद्मावती के रूप पे मोहित हो गया है और इसी कारण से वह लहरें ले रहा है, उसमें तेज लहरें उठ रही हैं। पाँव छुए मक पावो, पाँव माने पाँव या पैर, छुए माने छूना, मक पावो, और मानो पाँव छूने के बहाने से वो सोचता है कि शायद मैं लहरों से पद्मावती के पैरों को छू लूँ। पाँव छुए मक पावो यही मिस लहरें ले, मिस माने बहाने, वह पद्मावती के पैर को छूने के बहाने से लगातार लहरें ले रहा है। यह है व्याख्या संख्या 4 का व्याख्या भाग। अब इसका विशेष लिखना आपको समासोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार लिख लेंगे। और पद्मावती के सौंदर्य में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, पद्मावती के सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पे किया गया है। लौकिक पक्ष की प्रधानता है। अब अगली कक्षा में व्याख्या संख्या 5 एवं 6 के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।